बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज़। सबसे पहले जो टर्म यूज़ कर रहे हैं हम सीक्वेंस, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। सीक्वेंस की डेफिनेशन है कि किसी भी फंक्शन को हम सीक्वेंस कहेंगे अगर वो इस तरह का फंक्शन हो कि वो नॉन नेगेटिव इंटीजर को मैप करता हो रियल नंबर्स पे या फिर कम्प्लेक्स नंबर पे। मींस इनपुट के तौर पर आप जो सेट ले रहे हैं नंबर्स का, वो सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर है, जबकि आउटपुट हमें दो नंबर्स मिल सकते हैं आउटपुट के तौर पर, कम्प्लेक्स नंबर भी और रियल नंबर भी। अगर तो आउटपुट रियल नंबर होगा तो इस तरह के फंक्शन को हम रियल सीक्वेंस, उससे हासिल होने वाला जो फंक्शन है वो सीक्वेंस कहला रहा है और उस सीक्वेंस को हम रियल सीक्वेंस कह सकते हैं। अदरवाइज़ सिंपल सीक्वेंस कहने में भी कोई खर्च नहीं है। बेसिकली जो सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से है कि जब भी आप चीज़ों को काउंट करते हैं तो काउंट करते वक्त अगर कोई चीज़ नहीं है तो आप उसे 0 नंबर अलॉट कर देते हैं। अगर एक चीज़ है तो उसे 1 नंबर अलॉट कर देते हैं, 2 चीज़ें हैं तो 2 नंबर अलॉट कर देते हैं, एंड सो ऑन। इसी तरह काउंटिंग चलती रहती है और एक तरतीब बन जाती है चीज़ों की। आप चीज़ों को उस तरतीब के साथ सेट कर लेते हैं। तो सीक्वेंस का अगर आप वोकैबुलरी में मतलब देखेंगे तो वो सिर्फ तरतीब है। यहाँ पर जो हम मैथमेटिक्स में सीक्वेंस सीख रहे हैं, हम कहते हैं कि हम भी नंबर्स की तरतीब लगा रहे हैं, हर नंबर सिस्टम के सेट की। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, हमारी जो डोमेन है, जो इनपुट सेट है, इनपुट सेट कह लें या फिर आप फंक्शन की इंफॉर्मेशन अगर रखते हैं तो डोमेन सेट हमेशा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर 0 1 2 3 सो ऑन। जबकि आउटपुट रियल नंबर या कम्प्लेक्स नंबर्स में से कोई भी नंबर हो सकता है। देखें, सारे के सारे रैशनल नंबर भी रियल नंबर हैं, सारे इरेशनल भी रियल नंबर हैं, सारे इंटीजर भी अल्टीमेटली रियल में कंटेन करते हैं। तो जब आप रियल कह रहे हैं तो आप नंबर सिस्टम के बाकी तमाम सेट्स का जिक्र कर रहे हैं। रियल नंबर से बड़ा सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का होता है। तो हाली कम्प्लेक्स भी कह दें तो दोनों तरह की बात हो जाती है कि रियल आंसर भी हो सकता है एंड कम्प्लेक्स आंसर भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक फ़ंक्शन डिज़ाइन कर लेते हैं 2n। ये जो फंक्शन है, जब भी मैं इसमें किसी इनपुट को दर्ज करूँगी, यहाँ से n की जगह 0 रखने पर आंसर आ जाएगा 0। तो आउटपुट सेट में 0 मैप हो जाएगा 0 पे। इनपुट से 1 दर्ज करने पर आंसर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर 1 रखने पर सीधा ही लिख लेते हैं, 0 1 रखने पर 2 रखेंगे जब, तो 2 × 2 4 आ जाएगा। इनपुट हमें आउटपुट हमें 4 मिल जाएगा। इसी तरह 3 रखने पर आउटपुट हमें 6 मिल जाएगा। तो बेसिकली देखें, यहाँ से जब हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को इंसर्ट कर रहे हैं तो इंसर्ट करने पर जो हमें सेट मिल रहा है वो इवन नंबर्स का सेट है। तमाम इवन नंबर भी रियल नंबर होते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अ रियल सीक्वेंस, इसमें कोई डाउट नहीं है हमें। ठीक है, तो बेसिकली हम ये जो इस तरह से 2n करके मैंने जर्नलाइज़ किया है बात को, n से मुराद थी कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, जहाँ भी आपके क्वेश्चन में n लिखा होगा उसका मतलब होगा कि हम कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर इंसर्ट कर रहे हैं। मीन 0 1 2 3 सो ऑन, इनमें से कोई नंबर दर्ज कर रहे हैं। इसे हम अपना फंक्शन कह देते हैं। फंक्शन को यूजुअली तो हम f से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन सीक्वेंस पढ़ते वक्त हम स्पेसिफिकली इसे a से रिप्रेजेंट करेंगे, an कहने का मतलब होगा ये nth टर्म है। ठीक है, जब आपने इधर 0 इंसर्ट किया था तो हम कहते हैं कि ये a0 टर्म है। जब आपने 1 इंसर्ट किया था तो ये आने वाली टर्म को हम नाम दे देते हैं, ये है फर्स्ट टर्म a1, सेकेंड टर्म a1। जब आपने 4 इंसर्ट किया था तो 4 इंसर्ट करने पे a2 नाम आ रहा है, ये जो तीसरा नंबर है। तो a0 a1 a2 इस तरह करके नेमिंग की जा रही है।
और इसी तरह जब n नंबर कोई नंबर n इंसर्ट किया जाएगा तो जो टर्म आ रही है वो हमारे पास nth टर्म है, ठीक है। मीन्स अगर आपको कोई एक nth टर्म दी जाए तो उस nth टर्म में सिंपल नॉन नेगेटिव नंबर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स, ज़रूरी नहीं है कि आप नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, सम टाइम हम काउंटिंग जो है पॉजिटिव इंटीजर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 रखने पर पहली टर्म बन जाएगी, 1 रखने पर 2 आ जाएगा तो हम कह देंगे कि ये हमारी फर्स्ट टर्म है जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं A1 कह के। A1 1 रखने से आया है, A2 सेकंड नंबर रखने से आया है 4, A3 एंड सो ऑन, आगे चलते ही जाएंगे, ठीक है। तो इनपुट या तो नॉन नेगेटिव इंटीजर है या फिर पॉजिटिव इंटीजर, 0 से भी स्टार्ट हो सकता है, 1 से भी स्टार्ट हो सकता है, और स्टार्टिंग पॉइंट 0 और 1 के अलावा भी कोई हो सकता है, ठीक है। बास क्वेश्चन में हम स्टार्टिंग पॉइंट दिया होता है कि आप n को 2 लेकर चलें, n को 3 लेकर चलें, 3 या 3 से ग्रेटर लेकर चलें, सो ऑन, ठीक है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं इसी बात को समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बहुत सारी nth टर्म गिवन है और उन nth टर्म के थ्रू हमें कैलकुलेट करना है सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म्स, ठीक है। अपने बुक से मूव करते हैं एक्सरसाइज 6.1 पे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट कहती है फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस और राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स। ठीक है, जबकि सीक्वेंस हमें क्या दी जा रही है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखें, वेरी सिंपल, an इज इक्वल टू 2n-3, ठीक है। तो अब पहली 4 टर्म्स लिखने के लिए कहा है और n की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। उससे नहीं बताया कि n के तौर पे हमें क्या लेना है, तो अगर नहीं बताया जा रहा कि n के तौर पे क्या लेना है तो हम n के तौर पे अपनी मर्ज़ी से शुरू ले कर सकते हैं, ठीक है। पहली 3 टर्म निकालने तो जनरली हम जब चीज़ों को काउंट करना शुरू करते हैं तो हम 1 से स्टार्टिंग लेते हैं। 1 पहली चीज़ है, पहली जैसे कि अगर आप किसी रूम में चेयर को नंबरिंग लगा रहे हैं तो आप पहली चेयर को 1 लगा देंगे, दूसरी चेयर को 2 लगा देंगे एंड सो ऑन। तो इसी तरह यहाँ पर भी ऐसा करते हैं कि सोल्यूशन करते वक्त हम अज्यूम कर लेते हैं कि n 1 है, n इज़ इक्वल टू 1। जब आप n को 1 रखेंगे, 1 इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, 1 ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो a1 हमारे पास आ जाएगा 2 × 1 -3, तो ये वैल्यू बन जाएगी 2 - 3 विच इज़ इक्वल टू -1। फिर n को 2 रख लें तो a2 ऑब्टेन हो जाएगा, 2 × 2, जहाँ जहाँ n है क्वेश्चन में उसकी जगह 2 रख लिए, -3 इज़ इक्वल टू 2 2 4, 4 - 3 1 आ गया। इसी तरह लेट कर लें कि n आपके पास 3 है, अगर n 3 है तो a3 की वैल्यू आ जाएगी 2 × 3 -3 जो कि इक्वल होगी 2 3 = 6 -3 विच इज़ इक्वल टू 3। इसी तरह लेट कर लेते हैं अगर n 4 है, जब 4 लेट करेंगे तो a4 n की जगह 4 आ जाएगा, 2 × 4 -3 वो इक्वल आ जाएगा 2 4 = 8 -3 विच इज़ इक्वल टू 5। तो फर्स्ट 4 टर्म्स हमारे पास आ गई, -1 -1 1 3 और 5, ये हमारा आंसर है, ठीक है। बिल्कुल सेम वे से अगर हमें nth टर्म पता लग जाए तो बाकी सारी टर्म्स फाइंड की जा सकती हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, वो सभी सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर
7 पर आ जाए। सेवन्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट। सेवन्थ पार्ट में हमें वैल्यू दी जा रही है an माइनस an माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 2, जबकि a1 की वैल्यू b गिवन है, a1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये क्वेश्चन में एक अच्छी बात है, पहली टर्म उसने खुद ही बता दी है। फर्स्ट 4 निकालनी थी तो पहली वाली गिवन है, हमें बस अगली 3 कैलकुलेट करनी है। तो अगली 3 कैलकुलेट करने के लिए a1 तो ऑलरेडी कैलकुलेट है, तो फिर हम अपना क्वेश्चन का सोल्यूशन n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करते हैं। n की जगह 2 इंसर्ट करते हैं। जब n की जगह 2 इंसर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा a2 माइनस a2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2। a2 इसी तरह माइनस 2 माइनस 1 a1 इज इक्वल टू 4। a2 को इसी तरफ रहने दें, ये माइनस है a1 यहाँ पर, और a1 की वैल्यू भी है हमारे पास। a1 की जगह उसकी वैल्यू इंसर्ट करते हैं 2 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर 2 एक नंबर है और माइनस हो रहा है, इक्वलिटी के दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो a2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 प्लस 2। a2 की ये जो वैल्यू आ रही है 6, तो सेकेंड टर्म कैलकुलेट हो गई है, उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 6। ठीक है, सेकेंड वैल्यू के बाद अब हमें थर्ड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। थर्ड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, n को 3 लेट कर लें। जब n को 3 लेट करेंगे तो क्वेश्चन में जहाँ जहाँ n है उसकी जगह 3 माइनस 1 3, a3 इसी तरह माइनस a3 माइनस 1 आ जाएगा a2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5, a3 इसी तरह माइनस a2 की वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट कर ली है, वो 6 है, 6 इज इक्वल टू 5। अब 6 ये नंबर यहाँ पे माइनस हो रहा है, a3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसे इक्वलिटी के दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो ये आ जाएगा 5 प्लस 6। 5 प्लस 6 हमारे पास वैल्यू बन जाती है a3 की 11। यहाँ से थर्ड टर्म भी कैलकुलेट हो गई है। ठीक है, लास्ट टर्म a4, a4 कैलकुलेट करने के लिए n को 4 लें, जहाँ जहाँ क्वेश्चन में n है उसकी जगह 4 इंसर्ट करें। 4 माइनस 1 4 प्लस 2, a4 इसी तरह 4 माइनस 1 a3 आ जाएगा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 हमारे पास 6। a3 की वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया, उसकी जगह 11 इक्वल टू 6। a4 फाइंड करने के लिए माइनस 11 को इक्वलिटी के दूसरी तरफ शिफ्ट करें, 6 प्लस 11, तो 6 प्लस 11 a4 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 17। तो हमें फर्स्ट 4 टर्म कैलकुलेट करनी थी, वो चारों कैलकुलेट हो चुकी हैं। ठीक है, हमने जिस तरह क्वेश्चन नंबर 7 किया है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। n की जगह सिर्फ वैल्यूज़ रखनी है, उसमें जो d है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो एज इट इज़ लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं।
जी इसकी वैल्यू nth टर्म इसकी गिवन है an इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय a प्लस n माइनस 1। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सी जगहों पे a1 को खाली सिंपली a भी लिखा जाता है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। याद रखिएगा a एक्चुअली a1 के लिए बाज़ जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इस क्वेश्चन में भी हमें नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है, तो हम उसी तरह चलेंगे। लेट कर लेंगे n को 1 के इक्वल। जब n को 1 के इक्वल रखेंगे तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर a प्लस 1 माइनस 1 d। 1 में से 1 को माइनस कर दें तो ये 0 आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर 0 हो जाता है, a प्लस 0। तो किसी भी नंबर में 0 ऐड करें वही नंबर दोबारा आंसर आ जाता है। तो a1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 ओवर a। ठीक है, जब a2 कैलकुलेट करना है तो लेट कर लेंगे कि n इक्वल है 2 के, और इसी क्वेश्चन में जहाँ जहाँ n है उसकी जगह सिर्फ n की जगह हमने वैल्यू इंसर्ट करनी है, इसके अलावा किसी जगह वैल्यू इंसर्ट नहीं करेंगे। 2 माइनस 1 d। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1 इसी तरह a प्लस 2 में से 1 माइनस कर दें, 1 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय d, d ही रह जाएगा। तो a और d दो डिफरेंट नंबर हैं, ऐड नहीं हो सकते एज इट इज़। तो यही वैल्यू हमारे पास a2 की वैल्यू बन जाएगी। a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली a3 और a4 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट कर ले n इक्वल है 3 के, तो a3 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर a प्लस 3 माइनस 1 d विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर a प्लस 2d। ये a3 की वैल्यू हो गई। सिर्फ एक वैल्यू रह गई है a4 की। a4 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आखिरी टर्म, चौथी टर्म, फोर्थ टर्म, a4 which is equal to 1 over a plus a4 कैलकुलेट करने के लिए लेट करेंगे n इक्वल है 4 के, 4 माइनस 1 d। जब ऐसा करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर a प्लस 3d। a4 की वैल्यू आ जाएगी। आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में जितनी भी टाइप के क्वेश्चन थे हमने सब डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, इन सब क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, सारे के सारे पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 10 पार्ट हैं, 10 के 10 डिस्कस करने हैं। अगर किसी का सोल्यूशन पॉसिबल ना हो तो आप मुझे मैसेज करके इन्फॉर्म करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन द गिवन सीक्वेंस। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स। इंडिकेटेड टर्म से मुराद है जिस टर्म को वो कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं हमें वही कैलकुलेट करनी है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, इसका 1 में सीक्वेंस हमें गिवन है 2, 6, 11, 17 so on a7। कि अब यहाँ से एक पॉइंट क्लियर करते हैं। ये एक सीक्वेंस है जिसकी 7वीं टर्म हमें कैलकुलेट करनी है, 7th टर्म हमें कैलकुलेट करनी है। जो फर्स्ट टर्म गिवन है ये है a1, जो सेकंड टर्म गिवन है वो है a2, थर्ड टर्म a3, फोर्थ टर्म हमें पता है a4। अब बीच में a5, a6 और a7 एक्चुअली हमें हमारा टारगेट है, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई सीक्वेंस हमारे सामने आएगी तो सीक्वेंस सामने आने पर उस सीक्वेंस में क्या चीज़
रिपीटेड है, हमें उससे देखना है, क्या तरतीब लगाई गई है उसे देखना है। ठीक है, एक जैसा पैटर्न ढूंढने की कोशिश करनी है। जैसे कि अब इस सीक्वेंस में देखें, अगर मैं 2 में क्या ऐड करूं कि 6 आ जाए, सिंपली 4 ऐड करें 6 आ जाएगा। इसी तरह अगली टर्म 6 थी, तो 6 में क्या ऐड किया जाए कि उससे अगली टर्म 11 आ जाए। 5 ऐड कर ले, 6 के बाद 17, 11 में क्या ऐड किया जाए कि उससे नेक्स्ट टर्म आ जाए, उससे नेक्स्ट टर्म 17 है, तो 6 ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो ऑलरेडी हमें इंफॉर्मेशन पता थी, A2 बताई गई है क्वेश्चन में ही, इसके बाद ये A3 है, इसकी वैल्यू भी पता थी, A4 की वैल्यू भी हमें पता थी, तो हम आसानी से इधर नंबर चूज़ कर रहे थे कि क्या इजीली ऐड किया जाए तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब 17 जो कि टर्म है, इससे अगली जो टर्म है वो हमें नहीं पता, A5 के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, A5 क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए, तो क्या ऐड करें कि यहाँ पर A5 आ जाए। तो अगर आप इस सीक्वेंस को गौर से देखें तो इस सीक्वेंस में आपको नज़र आएगा कि देखें, पहली टर्म में 4 ऐड किया है, दूसरी में उससे एक नंबर ज़्यादा 5, तीसरी में उससे एक नंबर ज़्यादा 6, कॉन्टीन्यूसली एक तरतीब लग गई है इंक्रीजिंग ऑर्डर की शक्ल में। तो अगर चौथी टर्म होगी तो 6 के बाद अगला नंबर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, 7। 17 में 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास A5 अपीयर हो जाएगी। A5 की वैल्यू 24, A5। इसके बाद जो 24 में क्या ऐड करें कि इससे नेक्स्ट टर्म आ जाए, डेफिनेटली 4, 5, 6, 7, तो अगला नंबर 8 बनता है। 8 ऐड करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 32, A6। ठीक है, अब 32 में क्या ऐड करें कि हमारे पास 7th टर्म अपीयर हो, तो ज़ाहिर बात है 4, 5, 6, 7, 8, अगली नंबर 9 होना चाहिए। जब हम ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 41। एक्चुअली हमें A7 कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, ये हमारा डिज़ायर आंसर है। सो 7th टर्म कैलकुलेट हो गई है, सो इससे फर्दर टर्म कैलकुलेट करने की हमें ज़रूरत नहीं। तो जितने भी इस तरह के क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन में एक इंडिकेटेड टर्म है। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा सम करने से ही हमारा आंसर बने, बाज़ वक़्त सम करने से आंसर नहीं बनता। इस समय हम देख रहे थे कि जो सीक्वेंस है वो इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन सडन इंक्रीज़ नहीं है कहीं पर भी, यानी कि बहुत बड़ा नंबर नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ आ रहा है। तो जब मामूली इंक्रीज़ शो हो रहे हो तो ये इस बात की इंडिकेशन होता है कि सम करके काम बन सकता है। तो हम चेकिंग ही करते हैं, ये सिर्फ इंट्यूशन होती है। अपनी इंट्यूशन को देखते हुए हम मुख्तलिफ पैटर्न ट्राई करते हैं। तो लकीली सम वाला पैटर्न इस क्वेश्चन के लिए गुड पैटर्न रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Second question, 1, 3, 12, 60 और उसके बाद 6 टर्म हमें कैलकुलेट करनी है। यानी कि अब हमारा जो क्वेश्चन है वो 6 टर्म को कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये वाली फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो देखिए अभी सीक्वेंस में हमें एक सडन इंक्रीज़ नज़र आ रहा है, एकदम 1, 3, फिर 12 और फिर 12 से 60 पे चला गया है। तो नॉर्मली जिन सीक्वेंस में सडन इंक्रीज शो होता है उनमें मल्टीप्लिकेशन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जनरेट करना बेस्ट रहता है। 1 को मल्टीप्लाई करें किस नंबर से कि 3 आ जाए, दूसरी टर्म आ जाए, ऑब्वियसली 3 से। ठीक है, सेकेंड टर्म जनरेट हो गई है A2। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, 4 से। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते जाएं। 12 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए, 5 से। तो देखें दोबारा से आप देख रहे होंगे यहाँ पर दोबारा से एक सीक्वेंस सेट हो गया।
पहले 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, फिर 5 से, फिर 4 से, देन 5 से। तो ऑब्वियसली कि 60 को अब फिर हम फोर्थ टर्म को किस से मल्टीप्लाई करें कि फिफ्थ टर्म आ जाए। 60 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 से तो हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 360। ठीक है, तो ये जो टर्म हमारे पास आई ये है A5। A5 की हमें ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ आगे बढ़ने के लिए हमें इसको कंस्ट्रक्ट करना पड़े, हमें A6 कैलकुलेट करनी है। तो A5 से A6 पे जा सकते हैं 360। 360 से अगला नंबर इधर 6 है, तो 6 के बाद अगला नंबर 7 होना चाहिए। 360 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। टू 520। ठीक है, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये हमारे पास 6 टर्म आ गई। तो A6 की वैल्यू हमारे पास इस क्वेश्चन में है 2520 आंसर। बाज़ औक़ात सीक्वेंस इससे भी आसान होती है कि ना हमें ऐड करके देखना पड़ता है, ना ही हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ना सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ना कोई और रूल अप्लाई करना पड़ता है। सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन हमें वैसे ही नज़र आ जाती है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में होने लगा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 1,3/2, 5/4, 7/8 और इंडिकेटेड टर्म है यहाँ पर A7। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर A7 को कैलकुलेट करना है। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप इससे गौर से देखें तो ऊपर पहली टर्म 1 है, आगे 3, उससे आगे 5, फिर उससे आगे 7, A1, A2, A3, A4, A5 देखिए ऑड नंबर चल रहे हैं। तो 7 के बाद अगला ऑड नंबर 9, A6 11 और A7 13 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखें, इधर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता तो डेफिनेटली हम ये बात जानते हैं 1 होता है। ठीक है, अब ये 1 है, ये 2, 4, 8, ये नीचे वाले 2 के मल्टीपल्स तो नहीं। बेटा ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन के लिए हम ऐड करके या मल्टीप्लाई करके ही पैटर्न को फिगर आउट कर सकते हैं। सम टाइम अगर कुछ सीक्वेंस ऐसी भी होती हैं कि सीक्वेंस को देखकर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि पैटर्न किस तरह से चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 में देखें 1, 3/2, 5/4, 7/8 so on। इंडिकेटेड टर्म जिसको हमें कैलकुलेट करना है वो है A, A7। ठीक है, अगर आप इस सीक्वेंस में हम A7 को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, अब अगर इस सीक्वेंस को आप एनालाइज करें तो गौर से देखिए, जो न्यूमरेटर में टर्म आ रही हैं वो है 1, 3, 5, 7। ऑड नंबर चल रहे हैं, 1 के बाद 2 नहीं है 3 है, फिर 4 नहीं है 5 है, 6 नहीं है 7 है, मीन्स ऑड नंबर चल रहे हैं। तो 1 के बाद 3, देन 5, देन 7, देन नेक्स्ट ऑड नंबर 9। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, 6 टर्म हमारे पास आ जाएगी 11 और उससे अगली टर्म 13। ठीक है, जो न्यूमरेटर में वैल्यूज़ आ रही थी उन्हें हमने फिगर आउट कर लिया है। A7 के लिए न्यूमरेटर की टर्म 13 होगी। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर पे। अगर आप डिनोमिनेटर पे आ जाएं
तो यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो हमें ये बात अंडरस्टूड है जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू जा रही है वो है 1 2 4 8। ऑब्वियसली देखने से ही नज़र आ रहा है ये इवन नंबर नहीं है, 1 इज़ नॉट अ इवन नंबर। अगर ये इवन नंबर होते हैं 2 के बाद 4, 4 के बाद इधर 6 होना चाहिए था, पर 6 भी नहीं है। सो दो ऐसी बातें हैं जो हमें ये बात इंडिकेट कर रही हैं, क्लियर कर रही हैं कि ये पैटर्न इवन नंबर्स का नहीं है। इसका मतलब है कोई और पैटर्न चल रहा है। तो अगर आप 2 को देखें तो ये पैटर्न कुछ इस तरह से है, सिंपल 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 3 टाइम्स तो 8 आ जाएगा। इधर 2 1 पार, और यहाँ पे देखें तो 1 है, तो किसी भी नंबर की पार 0 हो तो एक्चुअली वो 1 होता है। तो अगर आप और से देखें तो इस तरह से है 2 की पार 0, 2 की पार 2, 2 की पार 3। बेसिकली ये 2 की डिफरेंट पार्स जा रही हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ पर पहली टर्म में 2 की पार 0 है, दूसरी टर्म में 2 की पार 1 है यानी कि 2, तीसरी टर्म में 2 की पार 2 है, देन फोर्थ टर्म में 2 की पार 3, तो फिफ्थ टर्म में जो अननोन है 2 की पार 4, देन उसके बाद नेक्स्ट टर्म में 2 की पार 5, और उससे नेक्स्ट टर्म में चले जाएं तो 2 की पार 6। तो बेसिकली जो हमें टर्म फाइंड करनी है वो A7 है। A7 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई 13 डिवाइडेड बाई 2 की पार 6 को लिख सकते हैं 64, क्योंकि 2 की पार 6 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम 2। तो जब आप 2 को 2 से 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। 7th टर्म 13/64 है सीक्वेंस के लिए। तो इसमें हमने कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं चाहिए, बस ये देखा एनालाइज़ किया अपनी सीक्वेंस को। एनालाइज़ करने से हमें अंदाज़ा हुआ कि ऊपर कॉन्टीन्यूसली ऑड नंबर चल रहे हैं और नीचे 2 एक्सपोनेंट ऑफ 2 है, ठीक है, मीन्स 2 की डिफरेंट पार्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखते हैं सबसे पहले। 1, 1 -3 5 -7 9 so on A8। इस क्वेश्चन में हमें 8th टर्म कैलकुलेट करनी है, और ये सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे आसानी से पैटर्न हमें इंडिकेट हो जाएगा यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर भी सिर्फ एनालाइज करें 1 1 1 के बाद देखें 3 देन 5 देन 7 9। अगर नंबर्स देखें सिर्फ इसको छोड़ के फर्स्ट वाली वैल्यू के अलावा 1 के बाद ऑड नंबर चल रहे हैं सारे 1 3 5 7 9। तो नेक्स्ट ऑड नंबर हमारे पास 11, उससे नेक्स्ट 13 होगा। हमें 8th टर्म फाइंड करनी है, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और ये 8th टर्म है। अब देखिए अगर आप साइन को गौर करें तो साइन अल्टरनेट है, ठीक है। अगर एक वैल्यू का साइन हमारे पास यहाँ पर प्लस में है तो दूसरी का माइनस में है, प्लस माइनस जहाँ से ऑड नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, और ये 8th टर्म जो है वो प्लस में होगी। सो A8 की वैल्यू डायरेक्टली हमारे पास आ गई 13। जो क्वेश्चन नंबर 5th है इसी पार्ट का, उसमें और इस क्वेश्चन में बस एक डिजिट का फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर 5th में, और जो टर्म 5th में कैलकुलेट करने के लिए कही गई है वो टर्म है, वो भी 8th टर्म ही है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म 1 है, A1 2 3 4 5 6, तो ये 7th टर्म बन गई इस तरह से। तो इससे जो नेक्स्ट टर्म होगी वो होगी -15। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए 8th टर्म का आंसर
15 रहेगा। ठीक है, इस बात से फ़र्क पड़ेगा कि फर्स्ट टर्म कहाँ से शुरू हो रही है, उससे आंसर जो है वो बदल सकता है। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में भी हमने कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, सिर्फ एनालाइजेशन की है। नो डाउट हम प्रोसीजर भी फॉलो कर सकते हैं, बट जो प्रोसीजर है इसको लिए जो पैटर्न जनरेट करना है वो काफ़ी टफ है। तो क्वेश्चन में पैटर्न डिस्क्रिप्शन नहीं पूछी जा रही आपसे, सिर्फ आपको अननोन टर्म डिस्कवर करनी है। तो अननोन टर्म डिस्कवर करने के लिए अगर आप बाय एनालाइजेशन कर सकते हैं तो वेरी गुड है, सबसे आसान तरीका है। लेकिन अगर आप एनालाइज नहीं कर पा रहे तो फिर कोई ना कोई मैथमेटिकल मेथड ज़रूर काम करता होगा उस सीक्वेंस पे, प्लस करके माइनस करके पावर्स की शक्ल में इंडिकेट करके आप चेक कर सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से जा रहा है। ठीक है, जैसे अगर इस क्वेश्चन के लिए, इसी क्वेश्चन के लिए मुझे पैटर्न की शक्ल देखनी पड़े तो पैटर्न की शक्ल हम कुछ इस तरह से देखेंगे, इस तरह से देख सकते हैं। 1 में क्या प्लस या माइनस किया जाए कि आंसर -3 आ जाए। तो अगर आप माइनस कर दें 4 को तो आंसर आ जाएगा -3। देन -3 में क्या प्लस या माइनस किया जाए कि आंसर 5 आ जाए। तो अगर आप 8 प्लस करेंगे तो आंसर 5 आ जाएगा। इसी तरह 5 में क्या प्लस या माइनस किया जाए कि -7 आ जाए। 12 माइनस कर दें तो -7 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पर चले जाएं। -7 में क्या प्लस या माइनस करें कि 9 आंसर आ जाए। तो अगर हम ऐड कर लेते हैं 16 को ऐड, 16 में से 7 माइनस होने पर आंसर +9 आ जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म हमें नहीं पता, तो देखिए पैटर्न जनरेट हो गया। ज़रा आप थोड़ा सा इसको फिगर आउट करें। 4 के मल्टीपल्स जा रहे हैं, 4 1 ज़ा, 2 ज़ा, 3 ज़ा, 4 4 ज़ा। और अगर ये टर्म प्लस में है तो नेक्स्ट टर्म जो हमने प्लस या वो माइनस में जा रही है। अगर आपकी टर्म नेगेटिव है तो जो नंबर आप खुद से इंक्लूड कर रहे हैं वो प्लस में है। तो अब नंबर 9 है तो 9 में क्या माइनस करें कि नेक्स्ट टर्म आ जाए। डेफिनेटली अगला माइनस करने पे एक प्लस के साथ आ रहा है, एक माइनस के साथ आ रहा है। तो 16 के बाद 4 के टेबल में 4 5 ज़ा 20 माइनस करेंगे तो हमारा अगला नंबर अपीयर हो जाएगा और वो है -11। तो देखिए जब हमने एनालाइजेशन करके भी किया था तो ऑड नंबर चल रहे थे, 9 के बाद अगला ऑड नंबर 11 है। और साइन देखें तो पहली वैल्यू का प्लस, फिर माइनस, देन प्लस, देन माइनस, अल्टरनेट चल रहे हैं। एक प्लस है तो दूसरी माइनस, फिर प्लस है फिर माइनस। इसी तरह इससे नेक्स्ट टर्म पे भी जा सकते हैं। -11 में क्या अब ये नेगेटिव है तो ऐड कर लेंगे 20, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24। तो 24 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू रह जाती है 13। और जब इससे नेक्स्ट हम आखिरी टर्म पे चलेंगे 13 8th टर्म, तो 13 में क्या माइनस करें कि हमारे पास अगला टर्म आ जाए तो 28, 4 7 ज़ा 28। और 28 में से 13 माइनस कर दें तो -15। तो यही हमारे पास पहले भी आंसर आया था। तो चाहे तो आप एनालाइजेशन पैटर्न जनरेट कर लें या फिर एनालाइज करके अगर आप अपना आंसर दे सकते हैं तो वेल एंड गुड, नो इशू विद दैट। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है। बस क्वेश्चन नंबर 3 में ये फ़र्क है कि वो कह रहा है फाइंड नेक्स्ट 2 टर्म्स। नेक्स्ट 2 टर्म्स कहने से मुराद है कि अगली 2 बस बता दें। ठीक है, इधर तो उसने एक स्पेसिफिक टर्म इंडिकेट की थी ना क्वेश्चन नंबर 2 में, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 में वो स्पेसिफिक टर्म इंडिकेट नहीं कर रहा। स्पेसिफिक टर्म इंडिकेट करने की बजाय सिर्फ ये क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स। जब आपको नेक्स्ट 2 टर्म्स बतानी है तो नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। 7 9 12 16 सो ऑन। अब अगर यहाँ पे देखें तो डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है टर्म्स में। 7 के बाद 9 है, 9 के बाद 12 है, 12 के बाद 16। तो समीशन के थ्रू आई थिंक पैटर्न जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो 7 में क्या ऐड करेंगे 9 आ जाए, 2 ऐड कर लें, ये हमारी सेकंड टर्म है 9, जबकि 7 फर्स्ट टर्म है। उसके बाद 9 में क्या ऐड करें 12 आ जाए। उसके बाद 12 में क्या ऐड करें कि 16 आ जाए।
A3 A4 तक हमें टर्म्स दी गई, अगली दो निकालनी है बस, A5 एंड A6। तो उसके लिए 16 में क्या ऐड करेंगे नेक्स्ट टर्म आए तो इधर फोकस करें अगर आप, तो 2 3 4, तो अगला नंबर जो ऐड होना चाहिए वो क्या होगा, ऑब्वियसली 5 नेक्स्ट नंबर। तो यहाँ पर ये वैल्यू बन जाएगी 21 A5, और नेक्स्ट टर्म 21 में क्या ऐड करें 6, तो हमारी लास्ट टर्म आ जाएगी 27 जो कि A6 है। तो उसने नेक्स्ट टू टर्म्स कहा था, तो नेक्स्ट टू टर्म में एक टर्म जो हमें आंसर में कैलकुलेट करनी थी वो है 21 और दूसरी 27, ये हमारा आंसर है। 21 एंड 27 आर नेक्स्ट टू टर्म्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सिर्फ फ़र्क इतना आया है कि उसने नेक्स्ट टू टर्म्स कह दिए हैं, तो वो अगली दो हैं, जहाँ पर भी आपका स्टॉप हो रहा है उससे वेरी नेक्स्ट टू हमें कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन जितने बाकी क्वेश्चन हैं उन सब का पैटर्न बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह आप ऐड करके, मल्टीप्लाई करके, पावर की शक्ल में या एनालाइज करके अपना आंसर दे सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करने हैं। इसके अलावा 3 और क्वेश्चन हैं, 3 में से जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, लास्ट क्वेश्चन की तरह, तो वो ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस को ट्राई करें, अगर किसी क्वेश्चन में कोई इशू हो तो देन मुझे इन्फॉर्म करें। अल्लाह हाफिज़।